Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about the topic of amalgamation and external reconstruction. So सबसे पहले इसका मीनिंग स्टार्ट करते हैं। अमेलगमेशन होता है जब टू या टू से ज़्यादा कंपनीज कंबाइन होती हैं और एक न्यू एंटिटी बनाती हैं, उसे हम अमेलगमेशन कहते हैं। एंड इसमें लिखा हुआ है कि जैसे सिमिलर बिजनेस होता है वो भी अमेलगमेशन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है कि जो टर्म अमेलगमेशन है वो कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब टू या टू से ज़्यादा कंपनीज कैरी करती हैं सेम बिजनेस, गो इनटू लिक्विडेशन एंड अ न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, न्यू एंटिटी फॉर्म होती है, दो या दो से ज़्यादा मिलकर बनाते हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो अमेलगमेशन है वो इशू की गई थी बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ये एप्लीकेबल हो गई थी ऑन 1 अप्रैल 1995। ठीक है, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हमें ये बताता है कि कैसे हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर अमेलगमेशन के लिए। नेक्स्ट आ गई डेफिनेशंस। सो हमारी 4 डेफिनेशंस आती हैं। पहले तो अमेलगमेशन की डेफिनेशन आती है जो अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में डिफ़ाइन किया हुआ है। फिर आती है ट्रांसफर कंपनी की, मीन्स ऐसी कंपनी जो अमेलगमेटेड हो रही है इनटू अनदर। ठीक है, ट्रांसफरर ही खुद को अमेलगमेट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है किसी और कंपनी में, और जिस कंपनी में कर रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी मीन्स द कंपनी इनटू विच द ट्रांसफरर कंपनी इज अमेलगमेटेड। सो ट्रांसफरर है जो अपने आप को कंबाइन करेगा एंड जिसमें करेगा उसे ट्रांसफरी कंपनी बोला जाएगा। नेक्स्ट है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स क्या होता है, अर्निंग का एक छोटा सा पार्ट होता है एंड जिसे यूज़ किया जा सकता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बट डेप्रिसिएशन के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, ना ही कोई लाइबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। जस्ट ये एक सरप्लस होता है। ठीक है, और इसे हम चाहे ये कैपिटल हो चाहे ये रेवेन्यू हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फीचर्स क्या होते हैं अमेलगमेशन में। एक तो दो से ज़्यादा कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज मर्ज हो रही हैं वो इन केस ऑफ लिक्विडेशन के केस में होंगी। एंड थर्ड पॉइंट है कि जो न्यू कंपनी फॉर्म होगी वो जो दोनों कंपनी मर्ज हुई हैं उनके बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए होएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है जो न्यू कंपनी फॉर्म होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन। कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, इन केस ऑफ मर्जर के केस में फर्स्ट पॉइंट है कि जो सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी ट्रांसफर कंपनी की वो क्या होंगी कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि उसमें उसने ट्रांसफ़र कर दिए सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शेयर होल्डिंग्स होंगी नॉट लेस देन 90% होनी चाहिए ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जो इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे वो ट्रांसफरी कंपनी के बन जाएंगे बाय वर्च्यू ऑफ अमेलगमेशन। नेक्स्ट पॉइंट है जो कंसिडरेशन दी गई होगी या रिसीव की गई होगी बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स वो एग्री कर जाएंगे कि वो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, एंड नेक्स्ट केस है कि जो बिजनेस ट्रांसफर कंपनी का था जो ट्रांसफ़र हो गया टू ट्रांसफरी कंपनी, मीन्स अपने बिजनेस को उसने मर्ज किया ट्रांसफर कंपनी ने, वो बाद में कौन चलाएगा, ट्रांसफरी कंपनी। नेक्स्ट, इन केस अगर ट्रांसफर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है इन बुक्स अकाउंट्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, उस केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा या एक कंडीशन स्पेसिफाई की गई है एंड अगर वो ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो चीज़ आती है अंडर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। एंड इसमें क्या होता है कि जो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है बट उसमें वो कंबाइंड शो नहीं होती आफ्टर अमेलगमेशन, और ना ही वो इक्विटी शेयर्स में पार्ट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। ठीक है, तो ये जस्ट इन नेचर ऑफ परचेज होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है। ठीक है,
Next, a difference between amalgamation in nature of merger and in nature of purchaser. First point है transfer of assets and liabilities. जो amalgamation in nature of merger है उसमें सारे assets transfer होते हैं, but on the other hand वहाँ पे कोई need नहीं होती है transfer करने की कि assets और liability को transfer करना है. Second point है shareholders of transfer company. Transfer company वो होती है जो अपनी बिजनेस को या कंपनी को ट्रांसफ़र करती है दूसरी में. एंड यहाँ पे क्या होता है कि 90% ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हैं ट्रांसफ़र कंपनी के वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं ऑफ ट्रांसफरी कंपनी जिसमें ट्रांसफ़र किया गया है. और ऑन दी अदर हैंड इन केस ऑफ परचेज़ में क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है. फिर उसके बाद परचेज़ कंसिडरेशन की बात आ गई. परचेज़ कंसिडरेशन में देखो, अगर नेचर ऑफ मर्जर में हमने एक पॉइंट किया था जहाँ पे वो इशू हो रहे थे इक्विटी शेयर्स एंड शेयर होल्डर्स डिस्चार्ज हो रहे थे होली, बट ऑन दी अदर हैंड इन नेचर ऑफ परचेज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है सेम बिजनेस. जो इन केस ऑफ मर्जर है उसमें क्या होता है, जो सेम बिजनेस होता है ट्रांसफ़र का कंपनी वो ट्रांसफ़र हो जाता है टू ट्रांसफरी कंपनी, बट ऑन दी अदर हैंड जो बिज़नेस है वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है इन केस ऑफ परचेज़. अगर ई पॉइंट की बात करें मीन रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन केस ऑफ मर्जर, उसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे वहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं जो टेक ओवर होते हैं एक्सेप्ट, बट जब चेक करनी हो यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़. ऑन दी अदर हैंड फेयर वैल्यू यूज़ होगी इन केस ऑफ नेचर ऑफ परचेज़. देन लास्ट पॉइंट है मेथड ऑफ अकाउंटिंग. तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेस्ट मेथड यूज़ किया जाता है और इस केस में परचेज़ मेथड यूज़ किया जाता है जब जर्नल एंट्रीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परचेज़ कंसीडरेशन का. परचेज़ कंसीडरेशन एक वैसी अमाउंट होती है जो पे की जाती है बाय ट्रांसफरी कंपनी. ट्रांसफरी कंपनी इन द सेंस जिसके बिजनेस में कोई और कंपनी कंबाइन होने जा रही है, एंड फॉर द परचेज़ ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी मीन्स कि उसने ट्रांसफ़र कंपनी का बिज़नेस परचेज़ कर लिया है इसलिए वो परचेज़ कंसीडरेशन देती है. ठीक है, अगर पेमेंट दी जा रही है डिबेंचर होल्डर्स को तो ये कंसीडर नहीं की जाएगी इन दिस केस. एंड इसके कुछ मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है लंप सम मेथड. इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है ट्रांसफ़र कंपनी को कुछ अमाउंट देती है फिक्स्ड पोर्शन में एंड वो सारी अमाउंट इकट्ठी देती है, लंप सम देती है. जैसे फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड कंपनी ने परचेज़ कर ली वाई लिमिटेड कंपनी से, उसका बिजनेस परचेज़ कर लिया एंड वो एग्री कर रहा है एक्स लिमिटेड कि मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा इन ऑल. ठीक है, तो ये एग्जांपल है लंप सम पेमेंट की. नेक्स्ट पॉइंट है नेट वर्थ मेथड. तो इसमें क्या होता है कि जो परचेज़ कंसीडरेशन है वो नेट वर्थ ऑफ एसेट्स पे कैलकुलेट की जाती है जो ट्रांसफरी कंपनी के पास होते हैं. ठीक है, अब नेट वर्थ जो है वो कैसे निकाली जाती है, बाय एडिंग agreed value taken over by transferee company minus agreed value of liabilities assumed by transferee company. मीन्स कि उसके एसेट्स को माइनस करके लाइबिलिटी से उसकी जो है नेट वर्थ निकाली जाएगी यहाँ पे. फिर उसके कुछ पॉइंट्स आते हैं इसमें कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे. फर्स्ट पॉइंट है कि जो एसेट्स होते हैं इंक्लूड हो सकते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बट इसमें क्या होता है, इसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स नहीं होगा या अंडर राइटिंग कमीशन नहीं होगी या डेबिट बैलेंस नहीं होगा P&L का. नेक्स्ट बी पॉइंट आ गया कि जो पर्टिकुलर एसेट्स होंगे जो टेक ओवर नहीं किए गए होंगे बाय ट्रांसफरी कंपनी तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. नेक्स्ट है लाइबिलिटी जो होगी वो एक्सक्लूड कर देगी, उसमें एक्सक्लूड होगी लाइबिलिटी ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी. डी पॉइंट है कि ट्रेड लाइबिलिटी यहाँ पे एक्सक्लूड कर रही है कि लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी सच एज बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा इसमें, डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, बट ये इंक्लूड कर सकती है ट्रेड लाइबिलिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फंड्स भी इंक्लूड हो सकते हैं जैसे स्टाफ प्रोविडेंट फंड हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हो गया, वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो लाइबिलिटी है उसमें इंक्लूड नहीं हो सकता जो पास्ट का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, जैसे कुछ जर्नल रिजर्व थे, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन फंड था, रिजर्व फंड से सिंकिंग फंड एक्सेट्रा इंक्लूड नहीं होंगे. नेक्स्ट जी पॉइंट है कि जो टर्म बिजनेस विल ऑलवेज मीन दैट
एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ मीन्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इंक्लूड होते हैं बिजनेस में, तो उसका मीनिंग वही है। एंड जो लाइबिलिटीज़ टेक ओवर नहीं की गई बाय ट्रांसफरी कंपनी वो भी इसमें परचेज कंसिडरेशन में शो नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है आई पॉइंट, गुडविल बीइंग एन इंटेंजिबल वैल्यू एग्रीड टू बी पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी इज़ एडेड इन दिस। मीन्स जो गुडविल पेड की जाएगी बाय ट्रांसफरी कंपनी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब जे पॉइंट है कि जो कंसिडरेशन होगी अमेलगमेशन की उसमें आप नॉन कैश एलिमेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हो बट एट फेयर वैल्यू।